अच्छा देखो, कल वाली क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, लर्निंग कर्व। और लर्निंग कर्व में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि किस तरह से हमारे को टाइम निकालना होता है, कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। और टाइम निकालने के मैंने तुम्हें बताया था दो तरीके होते हैं। एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम डबल करके सॉल्व कर ले। डबल वाला मेथड जरूरी नहीं है हर बार अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अगर हमें एक यूनिट के लिए टाइम दिया हुआ है ना, तो डबल करके हम 2, 4, 8, 16, 32 यूनिट्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर हमें 20 यूनिट के लिए टाइम दिया हुआ है ना, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 500 यूनिट के लिए टाइम दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन हमने उसको एक ही बैच मान लिया था, और ऐसा हमने 8 लॉट तक के लिए कैलकुलेट किया था। अगर तुम 500 यूनिट को एक ही बैच मान लेते हो तो 8 लॉट का मतलब हो गया 4000। अच्छा, 5 को डबल करके हम 4000 पर पहुंच सकते हैं। 5 से डबल किया 10, 10 से डबल किया 20, 20 से डबल किया 40। हम ऐसे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जब डबलिंग ऐसा नहीं होता है कि हर बार अप्लाई होता है ये वाला मेथड, ये तभी अप्लाई होता है जब ऑप्शन हो ये करने का। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कल हमने ये 21, 20, 40 ऐसे यूनिट्स के लिए भी कैलकुलेट किया था। हमने वहां पर उस टाइम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया था। उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि तरीके क्या होते हैं लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करने के, और पावर वगैरह के तरीके तुम्हें पता है। पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगती है, रेसिप्रोकल करने की डिवाइड इज इक्वल टू वाली स्टेप एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, उसी के आगे जो क्वेश्चन है उनको हम करते हैं कंटिन्यू। ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, मैं तुम्हें बता दूंगा अभी पेज नंबर वगैरह। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 496 है, बिल्कुल। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ही मिला है, पता नहीं, देखता हूं मैं अभी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 496 पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 496 पर। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी विच हैज डेवलप्ड ए न्यू मशीन has observed that time taken to manufacturing the first machine। अभी देखो, हमें फर्स्ट मशीन के लिए टाइम दिया हुआ है। तो अगर हमें फर्स्ट मशीन के लिए टाइम दिया हुआ है ना, तो डबल होने वाला मेथड तभी अप्लाई होगा जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, है ना, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। कैलकुलेट द टाइम विच कंपनी विल मेक टू मैन्युफैक्चर द सेकेंड मशीन। तो 2 के लिए पूछा है, तो 2 के लिए हम डबल वाले मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमें दो रेशो दिए हुए, एक तो 80% वाला, एक 90% वाला। ठीक है, तो हम दोनों को अप्लाई करके निकाल देंगे। और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों लर्निंग रेट में से किस में फास्टर लर्निंग होगी। 80 वाले में फास्टर लर्निंग होगी, क्योंकि 80 से टाइम 600 का 80% ही रह जाएगा, और 90 से टाइम 90% रहता है। मैं समझाता हूं कैसे। तो अभी देखो यहां पर समझना, मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले लर्निंग रेट 80% को लेकर। मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर हम लर्निंग रेट 80% ले, तो अगर हम लर्निंग रेट ले 80%। अच्छा, अगर लर्निंग रेट 80% है ना, तब देखो कैलकुलेशन क्या हो। तब कैलकुलेशन क्या हो? फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 600। 600 नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितनी निकालनी है? 2। और पी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्या हमें? पी की वैल्यू की, या डबल करके डायरेक्ट ही निकल जाएगा? फॉर्मूले में बी की वैल्यू चलेगी, लेकिन मान लो अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊं तो बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने। फिर बी की वैल्यू की क्या, अपने को तो दूसरी यूनिट के लिए कैलकुलेशन करनी है। और दूसरी यूनिट के लिए कैलकुलेशन करने का मतलब ये हो गया कि डबल करके हम सेकंड यूनिट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें बी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम चाहो तो बी के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें बी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट और एवरेज टाइम, फर्स्ट यूनिट पे लगने वाला टाइम 600, सेकेंड यूनिट में लगने वाला एवरेज टाइम 600 का 80%, 480। अच्छा, टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो 600, और टोटल टाइम निकालेंगे हम 960, 960। रुको रुको, खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन अगर ध्यान से पूछोगे ना, तो सेकंड मशीन के बनने वाला टाइम पूछ रहा है, दो मशीन का नहीं। ये तो दो मशीन को बनने में टोटल टाइम लगाना।
ये तो 2 मशीन का टोटल टाइम है। क्वेश्चन हमसे सेकंड मशीन का टाइम पूछ रहा है। पहली मशीन को 600 घंटे लग रहे हैं तो दूसरी मशीन को 360। पहली मशीन को 600 घंटे लगे ना, और दो मशीन को, फर्स्ट मशीन को बनने में 600 आवर्स लगे, दो मशीन्स को बनने में 960 आवर्स लगे, तो सेकंड मशीन को बनने में कितना टाइम लगा? 360 आवर्स लगे। ये कल वाला ही क्वेश्चन है, वो 21 से, वो 31 से 40 वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा ध्यान से देखो क्या किया। फर्स्ट मशीन का टोटल टाइम निकाल लिया, यानी एक मशीन के लिए टोटल टाइम निकाल लिया और दो मशीन्स के लिए टोटल टाइम निकाल लिया। दो मशीन्स को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? 960 आवर्स। एक मशीन को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? 600 आवर्स। तो सेकंड मशीन, अच्छा सेकंड मशीन अगर बोल रहा है तो वो केवल एक ही मशीन के बारे में बात कर रहा है। जैसे सेकंड ईयर का मतलब एक ही ईयर होता है, थर्ड ईयर का मतलब एक ही ईयर होता है, तो ऐसे ही सेकंड मशीन का मतलब एक ही मशीन के बारे में बात कर रहा है। तो हमें सेकंड मशीन में कितना टाइम लगा, तो यहां पे लिखेंगे टाइम टू प्रोड्यूस सेकंड मशीन। ध्यान से समझना, दो मशीन बनने में कितना टाइम लगा? 960 आवर्स। एक मशीन बनने में कितना टाइम लगा? 600 आवर्स। तो सेकंड मशीन बनने में कितना टाइम लग जाएगा? 360। ये हमने 80% लर्निंग रेट पर सॉल्व कर दिया। 90% पर तुम लोग कैलकुलेट कर लो एक बार। सेकंड 90% लर्निंग वाला तुम लोग खुद एक बार कैलकुलेट कर लो। अच्छा 90% लर्निंग रेट के लिए भी देखोगे ना, वाई का मतलब होता है एवरेज टाइम। ठीक है, दो यूनिट्स बनानी है अपने को। पहली यूनिट बनाने में 600 घंटे लगे, दूसरी में 90% कर देंगे ना इसका, तो दूसरी में 90% का मतलब 540। टोटल कितना हो गया? 600। टोटल हो गया 1080। तो सेकंड यूनिट में बनने में टाइम कितना लगा? सेकंड यूनिट बनाने में, सेकंड यूनिट बनने में 480 घंटे लगे। सेकंड यूनिट बनने में 480 घंटे लगे। सेकंड यूनिट बनने में 480 घंटे लगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ दोनों में से कौन सी लर्निंग रेट फास्टर है? दोनों में से कौन सी लर्निंग रेट फास्टर? 80% वाली, क्योंकि 80% से टाइम हमें 360 घंटे ही लगे, 360 आवर्स ही लगे हमें सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने। अच्छा प्रॉब्लम है तो पूछ लो किसी को भी कैसे निकाला हमने। और ध्यान रखना, 960 को 2 से डिवाइड मत कर देना कि एक यूनिट का टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो है तो एक यूनिट का टाइम, लेकिन वो एवरेज है, हमें सेकंड यूनिट का टाइम निकालना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का निकालने के लिए दो यूनिट्स में लगने वाला टाइम माइनस एक यूनिट में लगने वाला टाइम कर दोगे तो सेकंड यूनिट में लगने वाला टाइम आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है, मान लो दो सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में 20 घंटे लगे, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में 18 घंटे लगे, तो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में 2 घंटे लगे। माइनस कर दोगे, 20 माइनस 18 करके निकाल दोगे सेकंड सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि किसकी लर्निंग रेट, कौन सी लर्निंग रेट फास्टर है, तो 80% वाली लर्निंग रेट फास्टर है। ठीक है, तो लास्ट में लिख दोगे एक्सप्लेन विच ऑफ द टू लर्निंग रेट विच शो फास्टर लर्निंग। 80% ऑफ द लर्निंग रेट विल शो फास्टर लर्निंग। 80% of the learning rate will show faster learning. मैं रीजन बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों होता है। तुम्हें ये रीजन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना क्यों रीजन ऐसा क्यों है। पूछेगा नहीं, मैं रीजन सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा मान लो पहली यूनिट को बनने में 10 घंटे लगे,
और लर्निंग रेट 80% है, तो दूसरी यूनिट को बनने में कितना टाइम? 8 घंटे लगेंगे। फिर अगली यूनिट को, ये 8 घंटे वाली वैल्यू है यहाँ पर। फिर अगली यूनिट को 6.4 आवर्स, फिर अगली यूनिट को 5.12 आवर्स। इस तरह से है ये, देखो 10, 8, 6.4 और 5.12। अच्छा, अगर पहली यूनिट को बनने में 10 घंटे लगे तो दूसरी यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा? 90% रेट पर 9 घंटे लगेंगे ना। तो अगर 8 है तो 9 तो ऊपर ही होगा इसके। अगर 8 यहां पर है तो 9 तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो 9 यहां पर हुआ। फिर 8.8 तो इससे भी ऊपर होगा 6.4 से, यानी है ना, इसका वाला कर्व ऊपर ही रह जाएगा। इसका वाला कर्व 90% वाला कर्व ऊपर ही रह जाएगा। 80% वाला कर्व नीचे तेजी से आएगा, क्योंकि हर बार 80% कम हो रहा है ना। तो 80% वाला कर्व नीचे तेजी से आएगा। 90% वाला कर्व आएगा तो डाउनवर्ड सी, लेकिन उतना फास्ट नहीं आएगा जितना फास्ट 80% वाला आ रहा है। क्योंकि 80% से पहली वैल्यू 10 घंटे से सीधे 8 घंटे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 90% पे 10 घंटे से 9 घंटे पे ही पहुंच रहे हैं, 8 घंटे पे नहीं पहुंच रहे। ध्यान से देखना, 10, फिर 8, फिर 6.4, फिर 5.12। देखो तेजी से गिर रहा है ना ये। अगर मैं 90% से चलता ना तो 10, 9, 8.1, 7.29 इतना तेजी से नहीं गिरता जितना 80% वाला तेजी से गिर रहा है। यानी 80% पर टाइम जो रिड्यूस हो रहा है ना, वो फास्टर रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, मैं अगर 70% लेता ना तो और भी फास्ट रिड्यूस होता। 10, 7, 4.9 और 2, 3 और भी तेजी से रिड्यूस होता। तो मतलब यह है, लर्निंग रेट जितना कम होगी ना, टाइम उतना ही तेजी से कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से 80% लर्निंग रेट पर टाइम ज्यादा कम होगा, और 80% लर्निंग रेट पर लर्निंग ज्यादा आएगी और टाइम कम लगेगा, अगर 80 और 90 को कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वही मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 496 है इसका भी। पेज नंबर 496। The chief engineering of a manufacturing plant manufacturing parts for aircraft observed that workers perform manufacturing operation are ठीक है. He noted that most aircraft manufacturer tasks experience 80% learning rate हमें given है. 80% learning rate given है हमें क्वेश्चन में. ठीक है, मीनिंग दैट 20% फ्यू आवर्स. ठीक है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट को बनने में लगने वाला टाइम गिवन है, फिर सेकंड पार्ट को बनने वाला टाइम भी तुम्हें पता लग जाएगा ना। अगर 80% लर्निंग रेट है तो 80 मिनट्स। फिर बोल रहा है फोर्थ पार्ट को बनने में 64 मिनट्स लगेंगे। फोर्थ पार्ट को बनने में 64 मिनट्स, क्योंकि है ना लर्निंग रेट वाला डबल वाला मेथड यूज कर रहा है ये 1 2 4 वाला। तो तुम्हें बोलना है कि ऐसे 60 पार्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 41 से 60 पार्ट्स का टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, कैसे करोगे 41 से 60? देखो, सुनो सुनो, तुम पूरा 60 का कैलकुलेट करोगे, पूरा 0 से 60 में कितना टाइम लगा। फिर तुम 40 का कैलकुलेट करोगे और इसमें से इसको माइनस कर दोगे, टोटल में से 40 वाले को माइनस कर दोगे तो 41 से 60 का आ जाएगा। डबल से पहुंचेगा ही नहीं है, तुम्हें तो फॉर्मूले से पहुंचना पड़ेगा। वो तो डबल वाला मेथड लिख रखा है, लेकिन पहुंचेगा नहीं 60 यूनिट्स पर। अगर तुम 1 2 4 चलोगे ना तो कभी 60 पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो यहां पर है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? पहले 60 के लिए टाइम निकालोगे, फिर 40 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम निकालोगे। एवरेज की जरूरत नहीं है अपने को, ध्यान रखना। 60 यूनिट्स पे लगने वाला टोटल टाइम, फिर 40 यूनिट्स पे लगने वाला टोटल टाइम, फिर 60 में से 40 वाला माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत? पक्का कर सकते हो? कर दो। एवरेज है, एवरेज। नहीं नहीं नहीं, एवरेज ही है ये, गलत लिखा हुआ है, एवरेज ही है ये। क्योंकि अगर तुम 80% से चलोगे ना नीचे तो एवरेज ही निकलता है, फिर टोटल तो हमें मल्टीप्लाई करके टोटल करना पड़ता है। एवरेज ही है ये।
इस क्वेश्चन में ना लॉग वगैरह दिया हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि लॉग की अपने को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने को पावर सॉल्व करने का तरीका पता है कि पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लॉग की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो लॉग यूज नहीं भी करोगे तो चलेगा। हो गया। जो आंसर अभी तो वाई निकला है ना, वाई तो एवरेज टाइम है। अगर 60 यूनिट का एवरेज टाइम है तो इंटू 60 टोटल निकालने के लिए, और अगर 40 यूनिट का एवरेज टाइम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो सुनो, पहले तुम लोगों ने स्टार्ट किया होगा 60 यूनिट्स के लिए, फिर तुमने किया होगा 40 यूनिट्स के लिए। अच्छा 60 यूनिट्स का एवरेज टाइम बताओ मेरे को पहले, तो एवरेज टाइम कितना? 26.74। और टोटल कितना हुआ, इंटू 60 कर दोगे तो टोटल भी आ जाएगा। कितना? 160.54। और ये भी नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। 1604 मिनट्स पॉइंट, 1604.4, तुम्हारा कितना है? निकालो तो फिर कैसे मैच करेंगे क्लास में फिर आंसर, कब नहीं निकालोगे तो। फॉर्मूला लगता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। 80%। एट, हाँ, क्योंकि y तो एवरेज ही हुआ ना। हाँ ठीक है, 1603.8 तो 1604 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको है ना मैं राउंड ऑफ करके 1604 ही कर देता हूँ। ठीक है, टोटल टाइम लगा 1604 मिनट्स। और 40 यूनिट्स के लिए टाइम निकालोगे, पहले 40 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम निकालोगे, एवरेज टाइम बताओ फिर। 30.48। टोटल कर दे 1219, तो 1219, 1219। हमें 60 यूनिट्स का टाइम पता है, हमें 40 यूनिट्स का टाइम पता है। ठीक है शुभांकित, करेक्ट है, हमें 60 यूनिट्स का टाइम पता है, हमें 40 यूनिट्स का टाइम पता है, माइनस कर दो। ठीक है, एक दो मिनट ऊपर नीचे भी हो रहा हो ना पॉइंट की कैलकुलेशन की वजह से, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 41 से 41 से 60 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा, कितना? 385 मिनट्स आ जाएगा। तुम्हें कोई दिक्कत है पूछो, क्योंकि तुमने बीच में करना छोड़ दिया, पूछो क्या दिक्कत है। 80% लर्निंग रेट पे वैल्यू होती है -0.322। वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी लगता है फॉर्मूला। मेरे को अगर 60 यूनिट के लिए निकालना है तो फर्स्ट यूनिट पे 100 मिनट लग रहे हैं, इंटू एक्स है 60 की पावर -0.322, 3189। हाँ, तुमने नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? 30103 होता है ये।
फिर भी है ना, मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये 80 और 90% याद रखो, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 80-90%। अच्छा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो एक बार। हो गया कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट सबका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एक पॉइंट और बाकी रह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पेज नंबर 496 पर ही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पेज नंबर 496। पेज नंबर 496। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी मेक्स गिफ्ट आइटम्स, अ कस्टमर वांट्स 4 आइडेंटिकल पीस ऑफ गिफ्ट आइटम्स। अच्छा, 4 आइटम्स के लिए कैलकुलेशन करनी है ना, 124 से हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के लिए देखो, फर्स्ट यूनिट की कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 2000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम है 20 घंटे। फर्स्ट यूनिट को लगने में फर्स्ट यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम है 20 घंटे, और लेबर चार्ज कर रहा है 50 रुपीज पर आवर, तो लेबर चार्जेस हो गए 1000। 90% लर्निंग कर्व रेशो एप्लीकेबल है। तो तुम्हें है ना, अगर 4 यूनिट्स पर पहुंचना है ना, तो डायरेक्ट पहुंच सकते हो 124। 124 पे से डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ठीक है। अच्छा देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। वही नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, 1, 2, 4। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम, एवरेज टाइम की बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला एवरेज टाइम अगर 20 घंटे का है, यहाँ पर देखो ये 20 घंटे का। अच्छा, ये जो सारा डेटा दिया हुआ है ना, ये सारा डेटा ये फर्स्ट यूनिट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम अगर 20 घंटे है और 90% लर्निंग रेट है, तो सेकंड यूनिट के लिए एवरेज हो जाएगा 18 घंटे, और थर्ड यूनिट के लिए एवरेज हो जाएगा 16.2 आवर्स। अच्छा, हम टोटल टाइम भी निकाल लेते हैं इसके बाद में, कि टोटल कितना टाइम लग रहा है। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल टाइम लग रहा है हमें 20 आवर्स, 2 यूनिट्स कंप्लीट करने में 36 आवर्स, और 4 यूनिट कंप्लीट करने में 64.8 आवर्स। अच्छा, सबसे पहले देखो लेबर के चार्जेस है, लेबर के 50 रुपीज पर आवर। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, लेबर कितना चार्ज कर रहा है? 50 रुपीज पर आवर। तो 50 रुपीज पर आवर है ना, तो ये तो हो गया 1000 हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाला हो गया 3240। दिक्कत लेबर में। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, 1 यूनिट की हो गई ना, तो 2 यूनिट की हो जाएगी 4000। नेक्स्ट है, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो 1 यूनिट की दे रखी है 2000, यानी फर्स्ट यूनिट का मतलब 1 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट की हो जाएगी 4000। और नेक्स्ट है 4 यूनिट है, तो उसकी हो जाएगी अपनी 8000। और कोई कॉस्ट है इसके अलावा? ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमें टोटल कॉस्ट कर देना है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3000। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5800, और टोटल 11240। एवरेज भी निकाल देते हैं। एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 3000, 2900, 2900, और लास्ट है 2810, 2810। ये हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, हमें कितनी यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना था क्वेश्चन? 4 यूनिट्स के लिए। तो हमें 4 यूनिट्स के लिए एवरेज कॉस्ट पता है।
4 यूनिट्स के लिए एवरेज कॉस्ट पता है। अच्छा, 4 यूनिट्स के लिए एवरेज कॉस्ट का मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? 4 यूनिट के लिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि, है ना, हम प्राइस क्या रखें जिसमें हमें कंट्रीब्यूशन 1500 रुपए का चाहिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली प्रॉफिट चाहिए 1500 रुपए का हमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से प्रॉफिट होता है। हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्राइस क्या रखनी चाहिए? अच्छा, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट लगी है 2810 रुपए, और हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो प्राइस क्या रखें? 2810 प्लस 1500, 4310 पर पीस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कोटेड प्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन है कोटेड प्राइस, क्या कोट करें हम उसको? अच्छा, क्वेश्चन ये बोल, कोटेड प्राइस क्या रहने वाली है, ध्यान से देखना। जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, और जितना हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, प्राइस हमेशा पर यूनिट की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, प्राइस पर यूनिट की फॉर्म में चलती है। जैसे कि तुम मार्केट में जाते हो, चीनी की प्राइस पूछते हो तो बोलता है 40 रुपए पर किलो, 44 रुपए पर किलो, जो भी है, 40, 44, 42, 45। चीनी की प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, क्योंकि लोगों को, है ना, चीनी की प्राइस पता होती है। तेल की प्राइस पता है तुम्हें? अच्छा, तुम बेच, फिर तो पता ही होगी। हाँ, तो फिर तो पता ही होगी, दुकान है तो दुकान वाली बात नहीं है ना। कस्टमर को, कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर ऐसे ही है, क्या कर, उसको पता होता है, लेकिन वो चाहता है कि, है ना, वो चाहता है कि पुरानी वाली प्राइस में देते हैं अभी भी। अच्छा, कॉस्ट आ रही है 2810। कॉस्ट आ रही है 2810, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लग रहा है 1500 रुपए का, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कोटेड प्राइस हो जाएगी 4310 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ के समझाओ मेरे को, क्या पूछ रहा है? हाँ, फर्स्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उस बंदे को कितने सामान चाहिए, कितने गिफ्ट आइटम चाहिए? 4। और चारों गिफ्ट आइटम बनाने के लिए 4 अलग अलग लेबर काम कर रही है, तो कितनी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट कितनी आएगी एक यूनिट को बनाने की? कॉस्ट कितनी आएगी? 3000 आएगी, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट एक यूनिट पे तो आएगा ही नहीं। आ जाएगा एक यूनिट पे, एक के बाद दूसरी यूनिट पे लर्निंग इफेक्ट आता है। लेकिन 4 लेबर है, 4 अलग अलग यूनिट्स बना रहे हैं, तो हर एक को एक एक यूनिट बनाने के लिए 3000 रुपए कॉस्ट, एक एक यूनिट बनाने के लिए 3000 रुपए कॉस्ट लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ 4 डिफरेंट लेबरर्स मेड 4 प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली टू एंश्योर फास्टर डिलीवरी, जल्दी डिलीवर हो जाएगा, 20 घंटे में काम डिलीवर हो जाएगा सारा का सारा। ऐसे अदरवाइज 64.8 लगेंगे, है ना। अगर एक ही लेबर सारा काम करता है ना, तो 64.8 लगेंगे। लेकिन अगर 4 लेबर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, तो वो सारों मिलाकर एक साथ काम कर रहे हैं ना, वो तो वो 20 घंटे में अपना सामान डिलीवर कर देंगे। अगर वो 20 घंटे में अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देते हैं, और वो एक ही यूनिट बना रहे हैं, तो उनके लिए लर्निंग इफेक्ट काउंट ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक यूनिट के लिए लर्निंग इफेक्ट कैसे काउंट कर पाओगे? लर्निंग इफेक्ट काउंट करना है ना, तो तुम्हें दूसरी यूनिट बनानी पड़ेगी।
अगर लर्निंग इफेक्ट काउंट करना है तो तुम्हें दूसरी यूनिट बनानी पड़ेगी। एक यूनिट के लिए लर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर एक लेबर एक ही यूनिट बनाएगा ना, तो उसको जो एवरेज टाइम लगेगा वो 3000 घंटे का उसकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो 3000 रुपए की आएगी। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि उसको फिर उस केस में क्या प्राइस कोट करनी चाहिए, तो उसको उस केस में 4500 रुपए की प्राइस कोट करनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कर देते हैं यहाँ पर। सेकंड कोटेड प्राइस, प्राइस कोट करेंगे व्हेन नो लर्निंग इफेक्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड। अगर कोई लर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कोई लर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, लर्निंग इम्पैक्ट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक ही यूनिट बनाई उन लोगों ने। दूसरी यूनिट बनाते ना, तब हमें पता लगता कि उन्होंने सीख लिया है। मान लो हमने असाइनमेंट का एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें कैसे पता लगेगा कि अगला वाला क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे? दूसरा करेंगे तब पता लगेगा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने जल्दी सॉल्व कर दिया। एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उस पर लर्निंग नहीं आएगी। ठीक है, हमें लर्निंग के बारे में पता करने के लिए दूसरा क्वेश्चन सीख करना ही पड़ेगा सॉल्व। तो इस केस में भी वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस केस में कॉस्ट आएगी 3000 रुपए, कंट्रीब्यूशन आएगा 1500 रुपए, और 4500 रुपए हमारी कोटेड प्राइस हो जाए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमें उतना ही रखना है। नहीं, कोई अजम्पशन नहीं है। सब वर्कर पहली बार काम कर रहे हैं, और पहली बार काम कर रहे हैं, और पहली यूनिट बना रहे हैं, तो पहली यूनिट बनाने से लर्निंग कैलकुलेट, जब तक मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया असाइनमेंट का, जब तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि पहला क्वेश्चन तुम्हें याद हुआ है, पहले क्वेश्चन से तुम्हें कुछ समझ में आया है। अगर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देते हो तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? तो उसके लिए तुम्हें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर पाओ। हो गया कंप्लीट? ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 497 पर है ये। A company has 10 direct workers। अच्छा क्वेश्चन। 10 वर्कर 25 डेज काम कर रहे हैं और 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। द एस्टिमेटेड डाउन टाइम, डाउन टाइम का मतलब खाली बैठने का टाइम, डाउन टाइम का मतलब काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आइडल टाइम भी बोल सकते हो, लेकिन एक बार के लिए देखो, हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना टाइम अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल टाइम कितना हो गया इस क्वेश्चन में? 10 वर्कर, 10 मैन, 25 दिन, 25 दिन और 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2000 मैन आवर्स आ जाएंगे। इसको मैन आवर्स बोलेंगे फिर हम। ठीक है, हमारे पास 2000 घंटे का काम है, जिसमें से डाउन टाइम है, अगर अवेलेबल टाइम ये है तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे डाउन टाइम की। अच्छा, डाउन टाइम कितना है? 25% ऑफ अवेलेबल टाइम। डाउन टाइम दिया हुआ है 25% ऑफ अवेलेबल टाइम। 25% ऑफ अवेलेबल टाइम, ये हमें डाउन टाइम दिया हुआ है। 25% ऑफ अवेलेबल टाइम, तो डाउन टाइम निकालेंगे तो अवेलेबल टाइम कितना है हमारे पास में? 2000 मैन आवर्स, उसका 25% डाउन टाइम है हमारा, 500 घंटे का डाउन टाइम हो गया। अगर हमारे पास 2000 घंटे का अवेलेबल टाइम है, जिसमें हम काम नहीं कर रहे हैं 500 घंटे, तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। प्रोडक्टिव टाइम निकल कर आ जाएगा 1500 घंटे का।
1500 घंटे का 2000 माइनस 500 कर देंगे तो 1500 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम निकलता है। अच्छा, ये 1500 मैन आवर्स है, ध्यान रखना। मैन आवर्स, ये भी मैन आवर्स है। अच्छा, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो डेटा दिया हुआ था वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, कंपनी रिसीव्ड ऑन ऑर्डर फॉर न्यू, एन ऑर्डर, ऑन नहीं है ये, एन है। कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फॉर न्यू प्रोडक्ट, कंपनी को एक नए प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर मिलता है। अच्छा, कंपनी अगर पहले से ही कोई प्रोडक्ट बनाती हुई आ रही है और उसको वही ऑर्डर मिलेगा, तो फिर लर्निंग रेट कैसे कैलकुलेट होगी? मान लो जैसे पार्ले जी आज तक, पार्ले ग्रुप पार्ले जी बनाता हुआ आ रहा है, तो पार्ले जी में उसकी लर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे? लर्निंग तो तभी कैलकुलेट की जाएगी जब तुम कोई नया काम कर रहे हो, फिर तुम्हें पता लगा कि तुमने वो काम करना सीखा या नहीं सीखा। तो लर्निंग हमेशा है ना, हमेशा नए प्रोडक्ट नए प्रोसेस पर ही अप्लाई की जा सकती है। तुम ऑलरेडी, अब मान लो कि मैं बोलूं कि मैंने आज असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, मेरे को तो पहले से ही आता था, सीखना क्या है मेरे को उसमें। मैं सीखता तो मेरे को पता लगता कि सेकंड यूनिट को काम करने में कम टाइम लगेगा, फोर्थ यूनिट को यानी फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कम टाइम लगेगा, तो मैं सीखता, मेरे को पता चलता। ठीक है, लेकिन नया प्रोडक्ट होगा ना तभी ये सीखने वाली बात होगी, अदरवाइज पुराना काम में हम कुछ सीखते नहीं। फर्स्ट यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट को बनने में कितने घंटे लगे? 40 घंटे लगे। ठीक है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 80% लर्निंग, जिसका इंडेक्स दिया हुआ है -0.322, जो हमें पता है। ठीक है, आगे देखो, नीचे कुछ डेटा वगैरह भी दिया हुआ है। मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर लेबर आवर दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड 7500 पर मंथ दी है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी एक बार के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दो। हमें सबसे पहले तो अवेलेबल टाइम, डाउन टाइम और प्रोडक्टिव टाइम नोट डाउन कर लो। अवेलेबल टाइम, डाउन टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, ये नोट डाउन कर लो एक बार। रिकॉर्डिंग जहां पर काउंटडाउन आता है ना, उसके बगल में लाइव का काउंटडाउन था, तो लाइव दिखा रहा था 000000। मेरे को ऐसा लगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी, नहीं तो लाइव का काउंटडाउन आ रहा था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर, देखो इधर देखो, ये लाइव लाइव दिखा है ना, लाइव, इसमें दिख रहा है 000000। मेरे को एक बार के लिए लगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, अच्छी बात। मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ जाता रिकॉर्डिंग नहीं होती तो। पुराना लेक्चर मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ, ये वाला टॉपिक फाइनल से अपलोड करवा देता हूँ। हो गया यहाँ तक? हमें है ना 30 यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, 30 यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट है ना 1248 करके 30 पर पहुंच सकते हैं क्या? नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला रहता है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम एवरेज कॉस्ट फॉर 30 यूनिट्स, या एवरेज कॉस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। अच्छा, y इज इक्वल टू ए कितना है, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 40 घंटे, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 40 घंटे, तो ए हो गया 40। एक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? 30, और बी कितना है? 80% है ना लर्निंग रेट, 0.322। वैसे तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नहीं भी होती ना तो हमें याद रहनी चाहिए ये वैल्यू। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा?
इतना छोटा नंबर, इतना छोटा, अरे तो इंटू 40 भी तो करो। हाँ, 13.37 आवर्स। 37 के आगे क्या नंबर आ रहा है? ठीक है ठीक है, 37 ही कर लेते हैं फिर हम। 13.37 आवर्स। अच्छा, ये तो एवरेज टाइम आया ना, ये तो हमारा एवरेज टाइम आया। ये तो भाई एक यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम आ गया। टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा कि 30 यूनिट्स को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? 401.1 आवर्स। 1 के बाद क्या नंबर आ रहा है? 0.16। ठीक है, 401.16 आवर्स आ गया। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, इसके बाद हमें कॉस्ट भी निकालनी है। इसके बाद हमें कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए बस हम एक टेबल बना देते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए टेबल बना देते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 60 रुपीज पर यूनिट। सबसे पहले गिवन है डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, 60 रुपीज पर यूनिट है ना, तो ₹60 इंटू 30 यूनिट्स, 1800 रुपए का मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल हो गया 1800 रुपए का। ठीक है, 1800 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल, पक्का दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, 6 रुपीज पर आवर। डायरेक्ट लेबर गिवन है हमें क्वेश्चन में, डायरेक्ट लेबर है 6 रुपीज पर आवर, ₹6। और हमने कितने आवर्स काम किया है? 401.16 आवर्स काम किया है। 2407 आवर्स, 2407 रुपीज हो गए। दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? ₹1 पर आवर। और हमने काम कितना किया है? 401.16 आवर्स काम किया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 401.16 कर देते हैं इसको। दिक्कत? फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे 7,500 रुपए। अच्छा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 12,108। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है हमें। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स है 30। नंबर ऑफ यूनिट्स है 30, और एवरेज कॉस्ट हमें निकालनी है। एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 400, 400, 403.6 कर देते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। तो एवरेज कॉस्ट में निकाल ली 403.6 पर यूनिट। दिक्कत है, पूछना है पूछ। ये तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। दिक्कत?
हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ अपना। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी रिसीव कर रही है रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। कंपनी को वापस से एक ऑर्डर मिला है 20 यूनिट्स बनाने का, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ऑलरेडी कितनी यूनिट्स बना चुकी है? 30। फर्स्ट ऑर्डर में 30 यूनिट्स बना चुकी है ना। एक और ऑर्डर मिला है 20 यूनिट्स बनाने का, तो कंपनी को सेकंड ऑर्डर कंप्लीट करते ही 50 यूनिट की लर्निंग हो जाएगी। मैंने क्लास में तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए असाइनमेंट के, 5 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क के लिए दे दिए। तो क्लास में जो 10 क्वेश्चन वो सॉल्व करवाए उसको फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं। मैंने तुम्हें रिपीट ऑर्डर दे दिया 5 यूनिट होमवर्क के लिए। अब जब तुम वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें कितने क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा? 15 क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। 15 यूनिट्स यानी 15 क्वेश्चन की लर्निंग हो जाएगी तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। 30 यूनिट्स हमने ऑलरेडी बना ली है, तो उस 30 यूनिट्स की लर्निंग का इफेक्ट आगे जो सेकंड यूनिट आएगी ना, सेकंड ऑर्डर आएगा 20 यूनिट्स का, उस पर इंपैक्ट रहेगा। इसीलिए ये 20 यूनिट्स नई नहीं है, ये हमें ऑलरेडी बनानी आती है। तो यहां पर हम एक ही वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू 40 से स्टार्ट नहीं करेंगे इसको। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमें 30 यूनिट में लगने वाला टोटल टाइम पता है? पता है। हम निकाल देंगे 50 यूनिट्स पे लगने वाला टोटल टाइम और उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी बची हुई 20 यूनिट पे लगने वाला टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा इस क्वेश्चन में है ना हमें प्राइस निकालनी है, ठीक है? कॉस्ट भी निकालनी है और प्राइस भी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। अच्छा सेलिंग प्राइस निकालने से पहले, फर्स्ट ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर आया था 30 यूनिट्स का, सेकंड ऑर्डर आया था 20 यूनिट्स का। हमारी लर्निंग हो जाएगी 50 यूनिट्स की। हमारी जो लर्निंग है ना, वो काउंट की जाएगी 50 यूनिट्स के लिए। लर्निंग हमेशा क्यूमुलेट होती है, लर्निंग हमेशा क्यूमुलेट होती है, हमेशा। और 20 यूनिट बनाना सीखोगे तो तुम्हें अब लर्निंग आ जाएगी 70 यूनिट्स की। और 20 यूनिट बनाना सीखोगे तो अब तुम्हें लर्निंग आ जाएगी 90 यूनिट्स की। और 50 यूनिट बनाना सीखोगे तो अब 140 यूनिट्स की लर्निंग हो जाएगी, ठीक है? जितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम तुम करते जाओगे, जितना तुम एक्स्ट्रा सीखते जाओगे, उतनी ही लर्निंग तुम्हारे स्किल में, एक्सपीरियंस में ऐड होती जाएगी, ठीक है? तो हमारी जो लर्निंग है ना वो 50 यूनिट की हो जाएगी। अभी हम इसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, और यहां पर हम एवरेज टाइम निकालेंगे 50 यूनिट्स के लिए। 40 इंटू 50 की पावर 50 की पावर 0.322 नेगेटिव। तो 50 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम आ जाएगा। 50 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम कितना आएगा? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। लर्निंग हमेशा क्यूमुलेट होती है, क्यूमुलेटिव ऑर्डर में होती है लर्निंग हमेशा, ठीक है? अभी जैसे तुम्हें ना 15 क्वेश्चन सीख रहे हो असाइनमेंट के, फिर मैंने तुमसे टेस्ट लेके 2 क्वेश्चन और सिखा दिए तुम्हें, तो अब तुम्हारी लर्निंग 17 क्वेश्चन की हो जाएगी, ठीक है? लर्निंग हमेशा आगे बढ़ती रहती है, क्यूमुलेट होती रहती है। एवरेज टाइम आ रहा है 11.35 आवर्स, और अगर एवरेज 11.35 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 567.5 आवर्स। अच्छा ये टोटल टाइम कितनी यूनिट्स के लिए आया है? 50 यूनिट्स के लिए। ये टोटल टाइम आया है 50 यूनिट्स के लिए। हमें टोटल टाइम 30 यूनिट्स का पता है, हमें टोटल टाइम पता है 30 यूनिट्स का।
401.1 ऐसा कुछ आ रहा था ना, 16, 401.16 आवर्स, ये कितनी यूनिट्स का आ रहा था, 30 यूनिट्स का। तो जो सेकंड ऑर्डर है ना, उसमें 20 यूनिट्स में बनने वाला टाइम पता लग जाएगा। 10 टाइम टू प्रोड्यूस सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 166.34 आ रहा है वैसे तो, 166.34, और ये रुपीस में नहीं है, 166.34 आवर्स। दिक्कत इसमें किसी को भी? अच्छा, अभी हमें इसकी प्राइस भी निकालनी है। अभी हमें इसके सेकंड ऑर्डर की सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कितना जोड़ना है, 25%, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। पहले तो हम कॉस्ट निकाल देते हैं पूरा, कॉस्ट वाले स्टेटमेंट दोबारा से बना लेते हैं। तो वो जैसे हमने लास्ट वाले में बनाया था वैसा स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो कॉस्ट तुम लोग निकालो, मैं नहीं निकाल रहा कॉस्ट। एक बात बताओ, बस रुको 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 तो सही, एक बात, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी ना? फिक्स कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि वो हमने फर्स्ट ऑर्डर पे वसूल कर ली है। फिक्स कॉस्ट जो 7500 की है ना, वो हमने ऑलरेडी कस्टमर से ले ली है, 7500 रुपीज की फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो जब हम आगे बची हुई 20 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कस्टमर से हमने 7500 रुपीज ऑलरेडी चार्ज कर लिए थे, तो अब हम फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चलो ठीक है, स्टेटमेंट बना देते हैं, मैं भी बना ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लग जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले जो एक्सपेंसेस आ जाएगा उसकी कैटेगरी में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कितने का लग रहा है? 60 रुपीज पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल है, ₹60। और कितनी यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 20 यूनिट के लिए। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपीज पर यूनिट और 20 यूनिट के लिए, तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा 1200 रुपए का। 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आएगी हमारी। अच्छा, डायरेक्ट लेबर है 6 रुपीज पर आवर। हमने कितने आवर्स काम किया है? 166, 166.34 आवर्स काम किया है, ₹6 पर आवर। और हमने काम किया है 166.34 आवर्स, तो कितना हो जाएगा? 998.0। इसको 990 80 कर देता हूँ। ठीक है, 990 80 कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लगेगा वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा वो वेरिएबल ओवरहेड आएगा। वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपए पर यूनिट है, 1 रुपए पर आवर है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड अगर 1 रुपए पर यूनिट होता तो फिर इंटू 20 कर देते, लेकिन 1 रुपए पर आवर है ना, तो इंटू 166 किया है हमने, तो ये हो जाएगा 166.34। इसके अलावा और कोई कॉस्ट आएगी यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट एक मिनट,
2364.34 ये हो जाएगी 2364.34, है ना। और एवरेज कॉस्ट भी निकाल देंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख देंगे कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर 20 है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर है 20, और एवरेज कॉस्ट भी निकाल देंगे हम यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 118.22 कर दे, अगर 219 आ रहा है तो 22 कर दे, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। अभी तो हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है, अभी हम इसमें प्रॉफिट ऐड करके प्राइस भी निकालेंगे। तुमने इसी में 25% ऐड कर दिया क्या? हाँ, इसमें 20% ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में 25% पूछा लेकिन, है ना, लेकिन वो सेलिंग प्राइस का 25%। तो मैं तुम्हें इसका भी तरीका बता देता हूँ, ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट, एवरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है। अभी देखो हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो प्राइस आ जानी चाहिए हमारी। अच्छा, कॉस्ट कितनी आ रही है? 118.22। प्रॉफिट पता है कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑफ प्राइस। प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑफ प्राइस, इज इक्वल टू प्राइस लिख देते हैं। अच्छा, ये 25% ऑफ प्राइस साइड चेंज करके इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्राइस में से अगर 25% माइनस कर दोगे तो 75% बचेगा। अगर प्राइस में से माइनस कर दोगे तो 75% बचेगा ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, मैं कब कह रहा हूं ऐसे नहीं किया। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 0.75 प्राइस, क्योंकि 75% हो जाएगा ना इधर आएगा तो। क्योंकि अगर इधर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा है, और 1 का मतलब होता है 100%। तो 100% में से 25% माइनस कर दोगे तो 75% बचेगा। अब ये जो 0.75 है ये अपनी साइड चेंज करके इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर अपनी साइड चेंज करके आगे डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस आ जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम आंसर है ना पॉइंट्स वगैरह में निकाल रहे हो या थोड़ी सी कैलकुलेशन में राउंड ऑफ कर रहे हो ना, तो हमेशा फाइनल आंसर को अप्रोक्स लिख आना। हमेशा फाइनल आंसर जो लिख के आओगे ना उसको अप्रोक्स लिख कर आना हमेशा। सॉरी, 118.22 है, 118.22। मेरी मिस्टेक है ये। और 157 पॉइंट, ठीक है, 63 कर दूं मैं इसको? 626 आ रहा है तो 63, ठीक है, लेकिन गलती तो गलती है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 477। ये तो हो गया कंप्लीट। इसमें किसी को भी कुछ पूछना है, कोई भी ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि हमने फिक्स कॉस्ट को क्यों यहाँ पर टोटल कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया, हमने कैसे यहाँ पर प्राइस कैलकुलेट की है, क्यों हमने सेकंड ऑर्डर निकालते टाइम लर्निंग को क्यूमुलेट किया है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पूछना है पूछ। ठीक है, चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड।
तुम पूछ नहीं रहे हो, मेरे को तो ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि या तो तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, या फिर, हाँ मैं ये भी तो ऑप्शन देने वाला था ना कि या मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर हाँ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए तुम पूछ नहीं रहे हो कि क्या क्या पूछेंगे सर। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 477। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 477। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे ना, वो हमने सारे कर दिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4-5 थे, उसके बाद वो ईवीए वाले क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद में। ईवीए ड्यू पॉइंट के क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व वाले क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर दिए न्यूमेरिकल में जितने थे। अरे पहले ये तो लर्निंग कर्व तो खत्म करो। अभी तो लर्निंग कर्व बाकी है, अभी तो हम फाइनल में से 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें हमें रेट निकालने की जरूरत पड़े, उल्टा करने की जरूरत पड़े, ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। लॉग एंटी लॉग यूज करके रेट निकालेंगे जिसमें। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करो, मैं नहीं करवा रहा। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो, आराम से पढ़ना। अच्छा पहला ऑर्डर कितना, कितने यूनिट्स का है? पहला ऑर्डर 8 यूनिट्स का है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो 8 यूनिट्स का है। और सेकंड ऑर्डर कितनी यूनिट्स का है? अच्छा क्यूमुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। और 32 पे तुम डबल करके पहुंच सकते हो क्या? 32 पे डबल करके, है ना? क्योंकि हमें फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम पता है। अगर हमें फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम पता है ना, तो फर्स्ट का डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो इसका है ना क्वेश्चन टेबल बनाकर होगा, छोटी सी टेबल बनेगी। ऐसे आ जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। और टाइम निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा, एवरेज टाइम आएगा, टोटल टाइम आएगा, और क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस दी हुई है अपने को। क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में हमें केवल एक ही कॉस्ट गिवन है और वो है वेजेस। तो जितना भी टोटल टाइम आता जाएगा ना, तुम उसको वेजेस से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालते चलोगे। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेकंड ऑर्डर के लिए। ध्यान से पढ़ना, पहला क्वेश्चन तो पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेकंड ऑर्डर के लिए।
एक लास्ट वाला बता दो बस मेरे को, लास्ट वाला एवरेज टाइम कितना? 3.27। ठीक है। सिक्सटी 65.536। और लास्ट वाला टोटल टाइम भी बता दो। 104.86। ठीक है। वेजेस भी निकाल देते हैं, या लेबर कॉस्ट बोल देते हैं। 1 घंटे की 12 रुपए है ना? 120, 192, 192। 1 मिनट रुको, 307.2। 452। 766.84। 84। 1258 पॉइंट। हम्म। 65.536 इंटू 12। 786 आ रही है। 786.432। 60। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को भी? अच्छा अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल टाइम और लेबर कॉस्ट। टोटल टाइम भी निकालना है और लेबर कॉस्ट भी निकालनी है। अबव ऑर्डर का मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम लगा है फर्स्ट ऑर्डर में। कितना टाइम लगा है? फर्स्ट ऑर्डर में टोटल टाइम कितना लगा है? 40.96 आवर्स का। यही लगा है। फर्स्ट ऑर्डर में टोटल टाइम 40.96 आवर्स। फर्स्ट ऑर्डर 8 यूनिट्स का था और 8 यूनिट में लगने वाला टाइम 40.96 आवर्स। दिक्कत? और फर्स्ट ऑर्डर में लगने वाली टोटल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट फर्स्ट ऑर्डर की है ये भी 491.52। दिक्कत? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? 24 यूनिट्स के लिए लगने वाली कॉस्ट। टाइम नहीं पूछा है इसके अंदर। पक्का? कर सकते हैं या करेंगे? 24 यूनिट्स के लिए तो पूछा है। अगर मान लो हम ये पूरा नंबर लिख दें तो ये तो 32 यूनिट्स के लिए हो गया। हमें तो केवल 24 यूनिट्स के लिए निकालना है, तो 8 यूनिट वाली कॉस्ट माइनस कर दो। भाई हमें 24 यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकालनी है ना, तो 8 यूनिट वाली कॉस्ट माइनस कर दो। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट किसके लिए निकाल रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट्स। अच्छा कैसे निकालेंगे? 32 यूनिट्स में लगने वाली टोटल कॉस्ट माइनस फर्स्ट ऑर्डर की टोटल कॉस्ट। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, अच्छा 32 में तो दोनों ऑर्डर्स आ गए ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर आ गए ना, तो दोनों ऑर्डर की टोटल कॉस्ट माइनस फर्स्ट ऑर्डर की कॉस्ट कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर की कॉस्ट आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी? 0.8 ये आंसर है। 766, 766.8 कर देते हैं। तो एक तो ये आंसर हो गया अपना, और एक ये दो ऊपर वाले जो दो नंबर है ये भी हमारे आंसर। दिक्कत इसमें किसी को भी पूछना है कुछ? चलो एक क्वेश्चन हम करेंगे 2016 सिलेबस वाली बुक से। 2016 सिलेबस की एक बुक है जो हमारे लास्ट वाले अटेम्प्ट में चला करती थी। बाकी 2016 सिलेबस में 4 क्वेश्चन है। चार में एक तो ये है, एक क्वेश्चन। एक वो है 20 यूनिट, 30 यूनिट, 31 से 40 यूनिट्स। और एक हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जिसमें 1777635 कॉस्ट आ रही थी, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, 1248 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन। 17715016845, 4 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख लिए। तो 2016 सिलेबस वाली बुक में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, वो हमारे लिए रैंडम क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हमारी बुक में नहीं है, तो हम उसको रैंडम क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन रैंडम क्वेश्चन के नीचे लिख लेना सिलेबस 16 लिख लेना, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये हमने क्वेश्चन लिया कहाँ से है। ये ऐसे ही क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, लेकिन ये सिलेबस 16 की बुक में से लिया है हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी अभी बाकी है, वो भी मेरे को एक बार कॉपी कर लेना। इतना बड़ा है कि इसमें इसमें है ना बहुत सारी चीजें तो काम की नहीं है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसमें ना बहुत सारी चीजें काम की नहीं है। जैसे तुम यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर y का मतलब लिखा हुआ है, a का मतलब लिखा हुआ है, b का मतलब लिखा हुआ है, x का मतलब लिखा हुआ है। वो बोल रहा है कि ये 80% लर्निंग रेट में फॉर्मूला यूज करना है। ये चीज हमारे काम की है ही नहीं। तो मैं ना स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ, और ये जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, ये वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, ये बीच वाला जो डेटा ये हमारे काम का नहीं है, तो मैं ये वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैंने ये वाला पैराग्राफ ले लिया। फिर मैंने जो लास्ट में इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे, ये और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। हम्म, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके लिए एक और स्क्रीन लगी होनी चाहिए थी। फिर उस स्क्रीन से पहला टीवी जुड़ता, इस वाली स्क्रीन से दूसरा टीवी जुड़ता। नहीं 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 नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है, पहली 2 लाइन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट लिखा है, थर्ड पैराग्राफ से देखो, एन ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। और मैंने तुम्हें बताया था लर्निंग केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब प्रोडक्ट नया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक नए प्रोडक्ट की 30 यूनिट्स का ऑर्डर आया हमारे पास में। सो फार 14 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड। आया तो 30 यूनिट्स का है, लेकिन हमने 14 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया। 30 में से 40 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। अगर हमने, वैसे तो अगर 2 यूनिट भी कंप्लीट कर लेते ना हम, तो हम हमारा लर्निंग इफेक्ट निकाल सकते थे। 4 यूनिट कंप्लीट कर लेते तो और बेटर रिजल्ट आते। ठीक है, हमने तो 14 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, तो हम और ज्यादा हमारा बेटर लर्निंग इफेक्ट निकाल सकते हैं कि क्या वाकई में हम सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। ठीक है, अगर टाइम उतना ही रहने वाला है जितना फर्स्ट यूनिट में लगा है टाइम, तो फिर हम इसका मतलब सीख ही नहीं रहे। पहले असाइनमेंट को क्वेश्चन के सॉल्व करने में पूरी क्लास लग गई थी, अगले को भी पूरी क्लास लग जाती, उससे अगले बाद भी पूरी क्लास लग जाती, तो हम सीख ही नहीं रहे, इसका मतलब ये। तो यानी है ना, क्वेश्चन गलत थोड़ी है, हम सीख नहीं रहे। ठीक है,
अच्छा यहां पर बोल रहा है फर्स्ट यूनिट में कितना टाइम लगा है, फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में 40 घंटे लगे हैं, 40 आवर्स लगे, और हमने जो 14 यूनिट्स तक कंप्लीट किया है ना, ये सारा काम कंप्लीट करने में हमें 240 आवर्स लगे। फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में हमें 40 आवर्स लगे, और 14 यूनिट्स को टोटल जितनी भी हमने यूनिट्स अभी तक बना ली है ना, उसको कंप्लीट करने में हमें 240 आवर्स लगे। प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्चुअल नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है 80% लर्निंग इफेक्ट। प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है 80% लर्निंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे दुनिया भर की कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। उसके अलावा क्वेश्चन में हमें यह भी दिया हुआ है कि हमारे पास कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 10 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 डेज अ वीक, 8 आवर्स पर डे, तो अवेलेबल टाइम आ जाएगा इससे। फिर 25% हमने उनको डाउन टाइम दिया हुआ है, डाउन टाइम है 25%, तो वो माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम आ जाएगा, है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, एक बार प्रोडक्टिव टाइम वाली कैलकुलेशन तो कर लो तुम, उसके बाद वाली कैलकुलेशन देखते हैं। एक बार इसका प्रोडक्टिव टाइम वाली कैलकुलेशन कर, प्रोडक्टिव टाइम वाली कैलकुलेशन कर दो, बस टोटल टाइम निकालो, डाउन टाइम निकालो, माइनस कर दो, प्रोडक्टिव आ जाएगा। ये आ जाएगा 50, 400, 400 माइनस 100, 300 घंटे का आ जाएगा, 300 घंटे का आ जाएगा, 300 आवर्स का आ जाएगा प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा अवेलेबल प्रोडक्टिव टाइम जो 300 घंटे आए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा जो 300 घंटे आए हैं वो तो एक ही वीक के हुए ना, अगर हम बात करें तो 5 डेज अ वीक, तो एक ही वीक के हुए, तो 4 वीक के कितने हो जाएंगे? अच्छा मैं पता है 4 वीक के क्यों निकलवा रहा हूं तुमसे यहाँ पर, क्योंकि हमें है ना फिक्स्ड ओवरहेड 4 वीक का दिया हुआ है। तो अगर मैं फिक्स ओवरहेड 6,000 रुपए पर 4 वीक की जगह 6,000 रुपए, मैं इसको ऐसा लिख दूं, 6,000 रुपए पर 1200 घंटे, चलेगा ना, क्योंकि 4 वीक में 1200 घंटे ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेटिंग पीरियड की बात कर रहा है वो, ऑपरेशन, ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना 6,000 रुपए पर 1200 घंटे, क्या 4 वीक को मैं 1200 घंटे में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये वैसे हम कैलकुलेशन में करेंगे। अच्छा तुमने प्रोडक्टिव टाइम की कैलकुलेशन कर ली? अच्छा जो प्रोडक्टिव टाइम आया वो 1 वीक का है, आगे लिखो प्रोडक्टिव टाइम फॉर 4 वीक्स, प्रोडक्टिव टाइम 4 वीक्स के लिए लिख लो, 1200 घंटे का हो जाएगा। प्रोडक्टिव टाइम 4 वीक्स का 1200 घंटे का हो जाएगा, 300 × 4 करोगे, 300 × 4 करोगे तो 1200 घंटे का हो जाएगा। अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड की आगे कैलकुलेशन कर लो, फिक्स्ड ओवरहेड जो वीकली गिवन है ना उसको आर्ली कन्वर्ट कर दो, 6,000 रुपए पर 4 वीक। अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, हम यहाँ पर पूरे 1600 घंटे क्यों नहीं ले रहे, हम 1200 घंटे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑपरेटिंग पीरियड है, ऑपरेटिंग पीरियड का मतलब जिस टाइम हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। अगर वो बोलता 6,000 पर 4 वीक, ऑपरेटिंग पीरियड नहीं देता ना, तब हम इसको 1600 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो पर आर की फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दो, हमारे फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपए पर आर आ जाएगी फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड आवरली वाली कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लो एक बार, फिक्स्ड ओवरहेड आवरली वाली कैलकुलेशन हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड को अगर आवरली कन्वर्ट करोगे ना, फिक्स्ड ओवरहेड को आवरली कन्वर्ट करोगे तो आ जाएंगे ₹5 पर आवर, क्या आ जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड अगर आवरली कन्वर्ट करो। अच्छा अभी देखो, ये बोल रहा है डिटरमाइन द अजम्पशन ऑफ 80%, देखो ये पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ये सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए था, ये थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लेकिन ठीक है हमें कुछ बोला नहीं है तो मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूं। डिटरमाइन
अच्छा, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो हमने मैनेजर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80% का लर्निंग इफेक्ट है। मैनेजर को पता नहीं है, मैनेजर की ये एक्सपेक्टेशन है, मैनेजर की ये एक्सपेक्टेशन है कि 80% का लर्निंग इफेक्ट है। हमें यहां पर ये पता लगाना है कि क्या जो 80% लर्निंग इफेक्ट का उसने अजम्पशन लिया है वो रीजनेबल है या नहीं, वो सही है या नहीं। हमें ये पता लगाना है कि 80% लर्निंग इफेक्ट का जो उसने अजम्पशन लिया है वो रीजनेबल है या नहीं, ये हम पता लगा लेते हैं। तो देखो ए पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले, यहाँ पर ए पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम 40 घंटे दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट यूनिट को बनने में लगने वाला टाइम 40 घंटे दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने कितनी यूनिट्स कंप्लीट कर ली है, नंबर ऑफ यूनिट्स x इज इक्वल टू 14 कर दू, x इज इक्वल टू 14। अच्छा, लर्निंग रेट b 80% है ना, तो b 80% पे होता है -0.322। तो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b करके 80% लर्निंग रेट को यूज करके 14 यूनिट्स 14 यूनिट्स में बनने वाला टाइम निकाल दो। 14 यूनिट्स 14 यूनिट्स में लगने वाला टाइम निकाल दो। तो ये a हो जाएगा 40 इंटू 14 की पावर -0.322। तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा? 17.10 कर लू इसको, 17.1। अच्छा, अगर ये एवरेज आए ना तो टोटल टाइम कितना आएगा, इंटू 14 कर दो, 239.4 आवर्स। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, ये हमने टाइम निकाला है लर्निंग रेट को यूज करके। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, रुको तो सही, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है? 240 घंटे। और लर्निंग रेट से टाइम आ रहा है 239 घंटे। तो क्या लर्निंग रेट 80% जो उसने एक्सपेक्ट की थी वो रीजनेबल है, सही है? ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे दस हिज assumption of 80% learning rate is reasonable। सही एक्सपेक्ट कर रहा है वो, 80% लर्निंग रेट का एक्सपेक्टेशन उसका सही है, क्योंकि 80% लर्निंग रेट को यूज करोगे तो ये टाइम आएगा, टोटल ये टाइम आ रहा है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो उसका जो लर्निंग रेट का 80% वाला अजम्पशन है ना वो ठीक है। दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा, वो प्रोडक्टिव टाइम वाली तुम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ही चुके हो, प्रोडक्टिव टाइम फिक्स कॉस्ट वाली, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट, 50 यूनिट हो गई, क्योंकि पहले ऑर्डर में 30 यूनिट थी, दूसरे ऑर्डर में 50 यूनिट है। तो हमारी सॉरी, दूसरे ऑर्डर में 20 यूनिट है, हमारी लर्निंग कितने की हो जाएगी? 50 यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की लर्निंग हो जाएगी हमारी। पहले ऑर्डर में 30 यूनिट, कैसे पता मेरे को? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ 30 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन रिसीव्ड। तो पहले ऑर्डर में 30 यूनिट, वो तो हमने 14 बना ली थी, ठीक है, लेकिन अभी हमें सेकंड ऑर्डर का निकालना है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में सेकंड ऑर्डर, यानी हमारी जो लर्निंग हो जाएगी वो 50 यूनिट्स की हो जाएगी। और 50 यूनिट्स के लिए यानी सेकंड ऑर्डर के लिए हमें टाइम निकालना है सिर्फ। अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो सिर्फ टाइम निकालना है अपने को, ठीक है, टोटल टाइम निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ कैसे सॉल्व करें? 30 का दे नहीं रखा है, 30 का भी हमें निकालना है, 30 का भी हमें निकालना है, 50 का भी हमें निकालना है, और 50 में से 30 माइनस कर देना है, तो बाकी बचे हुए सेकंड ऑर्डर का टाइम आ जाएगा। कर दोगे तुम लोग?
तो तुम तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके और सेकंड ऑर्डर का टाइम बता दो, सेकंड ऑर्डर में कितना टाइम लगा। 30 का निकालो, 50 का निकालो, 50 में से 30 का माइनस कर दो, सेकंड ऑर्डर में लगने वाला टाइम पता लग जाएगा अपने को। 50 का निकालो, 30 का निकालो, 50 में से 30 माइनस कर दो, सेकंड ऑर्डर का टाइम आ जाएगा। वन 166.4। दिक्कत किसी को भी? सेकेंड ऑर्डर में लगने वाला टोटल टाइम आ गया 166.4 आवर्स आ गया, सेकेंड ऑर्डर को बनने में लगने वाला टोटल टाइम। दिक्कत? 2 घंटे का डिफरेंस, तो ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, इतना 2 घंटे का डिफरेंस तो ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, पॉइंट के बाद जैसे 4 आ रहा है तो 1 4 आ जाए। डिवाइड इज इक्वल टू भी करना होता है लास्ट। ठीक है काजल, ठीक। हाँ ये ठीक है, 166.01 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 166 के आसपास आंसर आना चाहिए, इससे कम ज्यादा, बहुत कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है तनिष्क, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया।
हो गया 166 पॉइंट। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये भूल जाओ ये आगे क्या दिया हुआ है, ये कुछ भी काम का नहीं। इनिशियल ऑर्डर मतलब जो 30 यूनिट्स थी ना, 30 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 30 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा 30 यूनिट्स को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? 30 यूनिट्स को बनने में टोटल कितना? 401 ना। आप सुनो देखो सुनो, कर लेना ये क्वेश्चन, तुम कर लोगे। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है तो इंटू 30 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर पर आर है तो 401.25। वेरिएबल ओवरहेड भी पर आर है ना, तो 401.25। और फिक्स्ड ओवरहेड भी पर आर है ना, तो 401.25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। दिक्कत? कर दो। इस वो स्टेटमेंट सा बनेगा, छोटा सा एक टेबल सी बनेगी, उसमें कर दो, कंप्लीट कर दो। तुम कर सकते हो अभी क्वेश्चन। लेकिन फिक्स कॉस्ट यानी है ना, हमारी जॉब को कंप्लीट होने में 4 हफ्ते थोड़ी लगे। हमारी जॉब को तो कंप्लीट होने में 401 घंटे ही लगे ना। अगर हमारी जॉब को कंप्लीट होने में 1200 घंटे लगते ना, तो फिक्स कॉस्ट 6,000 रुपए पूरी पूरी आ जाती। हमारी जॉब को 1200 घंटे नहीं लगे, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट 6,000 रुपए है ना, ये 1200 घंटे की है। हमारी जॉब तो 400 घंटे में कंप्लीट होगी, तो हमारी का 400 के हिसाब से उसका रेशो आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता फिक्स कॉस्ट 6,000, इसके आगे ये 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड नहीं लिखा होता ना, तो 6,000 डायरेक्ट ऐड कर देते फिर, जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना। 5514.375 के आसपास आंसर आएगा। 5515.375। ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है तो आंसर 5515 के आसपास आंसर रहेगा अपना। ईशा का माइक ऑन नहीं है, वो मेरी आवाज कैसे सुन सकती है? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ईशा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? उसका माइक ऑन नहीं है, लेकिन वो क्लास में है, कैसे सुन रही है आवाज? उसका माइक ऑन नहीं है मतलब उसका हेडसेट भी काम नहीं कर रहा है, दोनों ही चीजें होती है। ईशा, माइक भी ऑन नहीं है ना, तो इसका मतलब हेडसेट भी काम।
हाँ, अटेंडेंस के लिए आई है। अटेंडेंस के लिए आई है कि उसके घर तक बात नहीं पहुंच जाए कि वो क्लास नहीं लेती। अटेंडेंस के लिए आई है, क्योंकि तो माइक भी ऑन होना चाहिए। नहीं, वो उसको मैंने पूछ पूछ लिया ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैं समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, फिर तुम होमवर्क करना है, होमवर्क में कर लेना कम। 18,000 रुपए में याच मिल रही है, याच। क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 478। क्वेश्चन ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 478। पेज नंबर 470। याच बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी आती है। अच्छा, सी सी ने सी एक बंदा है, उसने एक नई सेलिंग बोट बनाई है। कितना मटेरियल लगा एक बोट बनाने में? एक बोट बनाने में कितना मटेरियल लगा? ये सब कुछ डेटा एक बोट के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट बोट के लिए। वो भी 18,000 रुपए की। 18,000 रुपए की। वो तुम्हें पता है वो जैक स्पैरो फोर्थ मूवी के अंदर वो अकेला बोट पे बैठ के निकलता है, वैसे भी नहीं बनती है 18,000 रुपए। तो इतनी सी क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर उसको बोट थोड़ी बोलेंगे, इसको तो टॉय बोलेंगे, खिलौना बोलेंगे। अच्छा है ना, फर्स्ट बोट को प्रोड्यूस करने में मटेरियल लगा है 5,000 रुपए का। अच्छा, अगर दूसरी बोट को प्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल अभी 5,000 के लगेगा। तीसरी बोट को प्रोड्यूस करेंगे मटेरियल तभी 5,000 के लगेगा। मटेरियल फिक्स रहेगा इसमें, लेबर। अच्छा, फर्स्ट बोट को प्रोड्यूस करने में अगर 800 घंटे लगे और लर्निंग रेट हमारी 80% है, तो सेकंड बोट को प्रोड्यूस करने में 640 नहीं लगेंगे, 480 घंटे लगेंगे। 640 टोटल कितना हो गया? क्योंकि वो तो एवरेज आएगा ना 640। तो 640 इंटू 2, 1280 माइनस 800, 480 लगे ना सेकंड बोर्ड को प्रोड्यूस करने में। वो तो मैंने तुम्हें अभी एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था। 640 तो एवरेज है ना, 480 आएगा। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। फर्स्ट बोर्ड को प्रोड्यूस करने में 800 घंटे लगे, तो हम सेकंड बोर्ड के लिए, फोर्थ बोर्ड के लिए, एट्थ बोर्ड के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओवरहेड जो लग रहा है ना, वो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट है। जितनी भी लेबर कॉस्ट आएगी, तो लेबर कॉस्ट जैसे इस क्वेश्चन में 4,000 है, तो उसका 150% 6,000। किसी और में अगर 3,000 आएगी ना, तो उसका 150% 4500 कर देंगे। ठीक है, जैसी भी आती जाएगी लेबर कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर फर्स्ट बोट को बनाने में 800 घंटे लग रहा है, तो सेकंड बोट को बनाने का टाइम तुम खुद निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? टोटल टाइम और फिर माइनस कर दोगे फर्स्ट बोट को बनने में लगने वाला टाइम। क्योंकि क्वेश्चन है ना तुमसे फाइनली है ना 4 बोट और 8 बोट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। डबल करके पहुंच सकते हैं 1248। तो 1248 वाली टेबल तो पहले ही बना दोगे तुम, टाइम वाली टेबल। 1248 टाइम वाली टेबल, चाहे तुमसे बाद में 48 के लिए पूछा गया है, लेकिन टाइम वाली टेबल तुम पहले ही बना दोगे। तो 800, फिर 640, फिर जो भी करते जाओगे, फिर टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम, टोटल में से प्रीवियस वाला माइनस करते जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो जब भी है ना, वैसे तो यहां पर उसने दिया हुआ है प्रॉफिट 20% है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जब भी अपनी याच को सेल करता है ना, तो वो कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड कर देता है। जैसे कॉस्ट है 15,000, उसमें 20% ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया 3,000, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 18,000। 80% लर्निंग रेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 80% लर्निंग रेट है, तो सेकंड बोट को बनाने में टाइम कम लगेगा। अगर सेकंड बोट को बनाने में टाइम कम लगेगा, तो लेबर कॉस्ट भी कम आएगी और ओवरहेड भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवरहेड लेबर कॉस्ट का परसेंटेज है। टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। प्रॉफिट क्यों कम होगा? प्रॉफिट तो वो 20% ही रहने वाला है ना। प्रॉफिट तो वो अपना 20% मार्कअप लेके चल रहा है। प्रॉफिट में परसेंटेज, प्रॉफिट में अमाउंट का कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉफिट में तो परसेंटेज है, तो प्रॉफिट तो उसका कम नहीं होगा।
प्रॉफिट उसका 20% ही रहने वाला है। अच्छा, ओनली वन कस्टमर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन द बाइंग ऑफ याच सो फार, केवल एक ही कस्टमर आया उसके पास में, ठीक है। बट ही थिंक्स, लेकिन वो कस्टमर ये सोच रहा है कि 18,000 रुपए है ना, ज्यादा प्राइस है। और वो ये भी कह रहा है कि अगर वो सही प्राइस देगा ना, तो वो 2 या फिर 4 याच भी खरीद सकता है ना। हाँ, ठीक ठीक लगाओ तो ज्यादा ले लेंगे। अच्छा है ना। अब है ना, सामने जो सी, जिसका नाम, बंदे का नाम सी है, उसको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, पहली यूनिट बनाने में उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगली यूनिट बनाने में उसको टाइम कम लगेगा, तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, तो वो कम प्राइस भी ऑफर कर सकता है। कॉस्ट भी कम लगेगी, ओवरहेड भी कम लगेंगे, तो वो कम प्राइस ऑफर कर सकता है, ठीक है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर बोल रहा है वो। अच्छा, उससे कुछ क्वेश्चन, ही हैज आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कस्टमर ये क्वेश्चन कर रहा है उससे, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अगर वो पहली याच के लिए 18,000 रुपए पे करने को रेडी है, तो सेकंड के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो तुम कैसे निकालोगे, सेकंड की कॉस्ट निकालोगे, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दोगे, उसकी प्राइस आ जाएगी। पक्का? दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। टाइम 480 घंटे आएगा, 640 घंटे मत लिख लेना, है ना। और 480 घंटे समझ में नहीं आए ना टाइम, तो मत ही करना क्वेश्चन सॉल्व, कल आके पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि कस्टमर ये बोल रहा है चलो ठीक है, पहली के लिए तुमको 18,000 रुपए दे दिए गए, सेकंड मेरे को कितने में दोगे, क्योंकि सेकंड के लिए कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमें सिर्फ सेकंड याच की प्राइस निकालनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उससे सेकंड क्वेश्चन किया गया कि क्या 2 याच अगर वो एक साथ ऑर्डर करता है, 2 याच एक साथ ऑर्डर करता है, तो उसको कितनी प्राइस ऑफर की जाएगी। तो अब 2 वाली कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड की कॉस्ट आएगी, सेकंड क्वेश्चन में दोनों की कॉस्ट आएगी। अच्छा, दोनों की कॉस्ट ऐसे नहीं 18,000 अलग और वो अलग, ऐसा नहीं, टोटल टाइम के हिसाब से कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में है ना, प्राइस निकालनी है ना, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हमेशा पर यूनिट की फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, इफ द कस्टमर ने ऑलरेडी 2 याच खरीद लिए, एक प्राइस पर, जो भी प्राइस तुमने उसको बोली ना, उसने 2 याच खरीद लिए, लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ याच अगर वो खरीदेगा एक साथ, तब उसकी प्राइस कितनी रहेगी। 4 का निकाल दोगे, 2 का माइनस कर दोगे, बाकी बची हुई 2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। 4 की कॉस्ट निकालोगे, 2 की कॉस्ट निकालोगे, 4 में से 2 की कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो बची हुई 2 की कॉस्ट आ जाएगी, उसमें तुम अपना 20% प्रॉफिट ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ताकि पर यूनिट की फॉर्म में हो जाए। दिक्कत। और फिर लास्ट में पूछ रहा है कि अगर एक एक खरीदे वो, तो 4 और 8 यूनिट के लिए कितनी प्राइस होगी। अगर वो एक एक खरीदे और एक एक करके वो 4 खरीदे, तब कितनी प्राइस होगी। तो 4 की टोटल कॉस्ट और 8 की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 8, प्राइस आ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन कल छुट्टी है तुम्हारे पास में, कोई बात नहीं, नहीं हो सॉल्व, नहीं हो सॉल्व, मैं क्लास में करवा दूंगा सॉल्व, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके देखना इसका। कब? मेरे को पता नहीं, मेरी तो नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, मेरी तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं। संडे आराम नहीं होता है, संडे क्या होता है कि पता नहीं, पूरी फैमिली हमारी जयपुर के अंदर है, तो कभी ना कभी किसी न किसी की जाना ही पड़ता है। चलो, और क्वेश्चंस फिर है ना, हम नेक्स्ट वाली क्लास में, वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए फिर इतना ही काफी।